ओवैसी से क्यों अछूत वाला व्यवहार कर रहा महागठबंधन? महागठबंधन में ओवैसी की नो एंट्री क्या होगी? ओवैसी की रणनीति क्या बढ़ जाएगी महागठबंधन की मुश्किलें? पिछले कुछ महीनों से एआईएमआईएम बिहार में महागठबंधन के साथ गठजोड़ की कोशिश में ओवैसी चाह रहे थे कि उनकी पार्टी को महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। पार्टी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर बीजेपी एनडीए को हराने के लिए विपक्षी एकता की वकालत की, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठजोड़ वाले महागठबंधन ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर उनके साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। अब महागठबंधन के इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया है, खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां ओवैसी की पार्टी की मजबूत मौजूदगी रही है। अब बिहार की सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर महागठबंधन ने एआईएमआईएम को शामिल करने से इनकार क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब ओवैसी साहब आगे क्या करेंगे? उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? क्या ओवैसी अब तीसरा मोर्चा खोल लेंगे? क्या ओवैसी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं? चलिए इस पूरे सियासी समीकरण को विस्तार से समझते। दरअसल एआईएमआईएम की बिहार में खासकर सीमांचल क्षेत्र में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में मजबूत पकड़ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती थी, जो सभी सीमांचल क्षेत्र में थी। हालांकि इसके बाद उनके 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा था। वर्तमान में केवल एक विधायक अख्तरुल इमान एआईएमआईएम का प्रतिनिधित्व फिलहाल वहां करते हैं। अब महागठबंधन का ये फैसला किस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो भी बता देते हैं। दरअसल सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर मतलब लगभग 36 से 37% सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एआईएमआईएम की अनुपस्थिति से महागठबंधन को कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं, लेकिन कई संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल न करने का फैसला कुछ मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी पैदा कर सकता है, खासकर उनमें जो ओवैसी को मुस्लिम हितों का मजबूत पैरोकार मानते हैं। इसके अलावा बिहार के जिन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी का प्रभाव है, वहां के विधायक तो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ हो गए। साथ ही तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति में एक पक्ष कॉमन तो है ही। तेजस्वी यादव को एमवाई समीकरण की राजनीति विरासत में मिली है और ओवैसी उसी लाइन की कट्टर मुस्लिम राजनीति करते हैं। जाहिर है कि ओवैसी ही सीमांचल इलाके से ही ज्यादातर सीटें चाहते, और ये बात भला तेजस्वी यादव को मंजूर कैसे होती, क्योंकि अगर वहां ओवैसी ने पांव जमा लिए तो फिर आरजेडी को कौन पूछेगा? फिर तो वहां भी पुनिया जैसा हाल हो जाएगा। ओवैसी भी पप्पू यादव की तरह ललकारने लगेंगे। यही नहीं, ओवैसी की राजनीति के बारे में विपक्षी खेमे में ऐसी धारणा भी बनी हुई है कि वो मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों का बंटवारा कर देते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल जाता है। और ये तो सभी ने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिला। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका नया ही तेवर देखने को मिला। किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिस नेता की छवि कट्टर मुस्लिम नेता की है, वो एकदम से कट्टर राष्ट्रवादी नेता के रूप में लोगों के सामने आएगा। इसके अलावा देश के साथ साथ विदेशी दौरे में भी असदुद्दीन ओवैसी की एक जैसी छवि दिखी, और शायद यही वजह है कि महागठबंधन ने ओवैसी से दूरी बना ली। हालांकि इस पर विपक्ष का कहना है कि एआईएमआईएम के भाषण से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण होता है और इंडिया गठबंधन का सेक्युलर पॉलिटिक्स, इसलिए वो साथ नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता उदित राज और अखिलेश प्रसाद सिंह का इसको लेकर बयान सामने आया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से भाषण होता है एमआईएम का, उससे हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण तो होता है। तो और जो इंडिया गठबंधन है उसका सेकुलर पॉलिटिक्स है, तो साथ नहीं हो सकते ना, तो सीधी बात है। और जहां इंडिया गठबंधन कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, वहां भी एमआईएम एक्टिव हो जाती है बहुत पहले और ध्रुवीकरण होने लगता है। जाकर के धार्मिक भाषण देते हैं, धार्मिक लिबास में प्रकट होते हैं, तो उसका ध्रुवीकरण तो होता है। नहीं, मैं तो कल ही बोल चुका हूं कि कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक एजेंडा वाली पार्टियों के साथ चुनाव में नहीं जा सकती। हमेशा हम लोग मुखालफत करते हैं। इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी के साथ भी हम लोगों का वही रवैया है, तो उनके साथ जाने का सवाल कहाँ।
हालांकि एनडीए का कहना है कि मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी के लिए हो रही मारामारी है और ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी के रुख से कांग्रेस और आरजेडी नाराज, इसलिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में जगह नहीं दी गई। ये मुस्लिम मतों की ठेकेदारी के लिए हो रही मारामारी है, जिसके कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और ओवैसी तीनों स्टेक होल्डर। कि कांग्रेस ओवैसी जी से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति थी, ऑपरेशन सिंदूर था, और उसके बाद जो कई राज्यों में मोदी जी भारत का डेलीगेशन, विश्व डेलीगेशन भेजे, उसमें ओवैसी जी ये डेलीगेशन में उन्होंने साथ दिया, मोदी जी के काम का सराहना किया, उनके विदेश नीति का सराहना किया, पाकिस्तान का आलोचना किया, पाकिस्तान को अपना जगह दिखाई, और इसके लिए कांग्रेस ओवैसी से नाराज लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब महागठबंधन में ओवैसी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया हो। इससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने एआईएमआईएम को अपने गठजोड़ में जगह देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ओवैसी ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी जीडीएसएफ बनाकर बीएसपी, आरएलएसपी और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती, जिसमें से अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज सीट पर जीत हासिल करी थी और 14.3% वोट शेयर हासिल किया। लेकिन बाद में, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, कि उनके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा था। और कहीं ना कहीं ये ही एक कारण हो सकता है कि ओवैसी इस बार महागठबंधन में शामिल होने की वकालत कर रहे थे, जिससे उन्हें बाद में इस तरह का कोई बड़ा नुकसान ना झेलना पड़े। लेकिन अब एक बार फिर ओवैसी के तीसरा मोर्चा बनाने की खबरें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने संकेत दिए थे कि पार्टी जल्द ही तीसरा मोर्चा बनाने वाली। उस वक्त अख्तरुल इमान ने कहा था कि अब हम महागठबंधन के जवाब का इंतजार नहीं करेंगे और तीसरे मोर्चे की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लिहाजा फिर से चर्चा तेज हो गई है कि अब ओवैसी तीसरा मोर्चा बढ़ाकर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या ओवैसी छोटे दलों को एक बार फिर से एकजुट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो वो कौन से दल होंगे जिन्हें वो अपने पाले में लेंगे, इस बार कौन से दल उनके साथ आएंगे। और ये बात तभी पता चलेगी जब पार्टी की तरफ से तीसरा मोर्चा बनाने का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।